मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपनी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और निश्चित ही हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहे तो झंडा गाड़ेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अपने टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लाल कुर्ती। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मतलब नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद थे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे कि इकबाल थे? तो हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे और इनको हम लोग सीमांत गांधी, क्या है, सीमांत गांधी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं मित्रों कि जो ये लाल कुर्ती आंदोलन था, ये लाल कुर्ती आंदोलन क्या था कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इन्होंने एक दल की स्थापना की थी। इसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार। क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार। क्या है? खुदाई खिदमतगार कहते हैं। और उसी के मतलब दल के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था लाल कुर्ती। क्या है? लाल कुर्ती। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके जो सदस्य होते थे वो लाल कुर्ती पहने भी रहते थे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हो गया कि जो लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मतलब इसके नेता कौन थे? तो हम लोगों को ध्यान देना है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हीं का दल था खुदाई खिदमतगार उन्हीं के, उसमें जो लाल कुर्ती आपका आंदोलन चलाया गया था। और जो अब्दुल गफ्फार खान है इनको सीमांत गांधी, क्या है, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम सेतु। क्या है? राम सेतु, जिसको हम लोग एडम्स ब्रिज, राम सेतु जो कि हम लोग जानते हैं भारत श्रीलंका के बीच में है। राम सेतु कहां से शुरू होता है? ऑप्शन ए धनुषकोडी से, ऑप्शन बी मंडपम से, ऑप्शन सी पंबन से और ऑप्शन डी रामेश्वर से। तो हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है मित्रों कि जो धनुष मतलब ये है राम सेतु है वो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर के, कहां से? धनुषकोडी से शुरू होकर के श्रीलंका के, कहां के, हम लोगों को ध्यान देना है, श्रीलंका। कहाँ है? श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी तक है। कहाँ तक? मन्नार की खाड़ी तक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो मन्नार द्वीप है वहीं पर, वही से मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। मन्नार द्वीप हम लोग भी कह सकते हैं, मन्नार द्वीप भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान है। जो ये धनुषकोडी है कहाँ पर है? ये भारत के पंबन द्वीप है। कहाँ है? भारत का पंबन द्वीप है मित्रों, इसी पर है। हम लोगों को ध्यान देना है। तो राम सेतु कहाँ शुरू होता है? तो भारत के पंबन द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है, मन्नार की खाड़ी तक। ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मित्रों जानते हैं हम लोग इस समय उसको क्या नाम, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की भी बात हो रही थी और वो रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि राम सेतु का पहला छोर जो है भारत की तरफ, उसको पंबन द्वीप का धनुषकोडी है और श्रीलंका की तरफ इसको हम लोग मन्नार द्वीप या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये श्रीलंका की तरफ का छोर है, ये भारत की तरफ का। दोनों पूछ सकता है कि पहला छोर आखिरी छोर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगस्त 2016 में, क्या है, अगस्त 2016 में चीन ने, क्या है, मिसियस, क्या नाम है, मिसियस उपनाम का एक प्रणाली विकसित की थी। जो है क्या थी? जो विकसित की थी वो क्या थी? एक प्राचीन चीनी संगीत प्रणाली है कि एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है कि एक क्वांटम गेम है कि एक उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं है? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित थी। वो क्या था? वो एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। क्या है? क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। और ये अभी तक चर्चा में क्यों है मित्रों? तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये चीन के एक शैक्षिक और कहने का मतलब सामाजिक
नेता मॉडल में देवता कह सकते हैं हम लोग, देवता थे जिसके नाम मिसीरियस, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है, ये चीन के एक दार्शनिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और कंप्यूटर का ज़माना है, और कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं हाई टेक में इस समय क्वांटम कंप्यूटर की मतलब काफ़ी चर्चा है, तो इसलिए क्वांटम के इस पर क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोगों को याद रखना है। ये प्री और मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी, ये पूछा भी जाता है, साइंस का क्वेश्चन है मित्रों, बढ़िया है। कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, कौन सा अम्ल फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में जो यूज होता है उसको ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में यूज होता है। और ये किस रूप में होता है, ऑक्जेल, फेरस ऑक्जेल के रूप में, क्या होता है, फेरस ऑक्जेल के रूप में होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट के रूप में यूज होता है। अब जैसा कि हम लोग को जाना है, जो फार्मिक अम्ल है ये चींटी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, और कुछ मधुमक्खियों वगैरह में भी कभी कहीं मिलते हैं। तो फार्मिक अम्ल मुख्यतः चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल हम जानते हैं कि नींबू संतरे वगैरह में पाया जाता है, किसमें, नींबू संतरे वगैरह में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पूछा जाता है सिरका में, किसमें, सिरका में पूछा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों हम लोगों को ध्यान देना, क्योंकि ये मिलाने के लिए भी आते हैं, ऐसे इधर दे देगा फेस मतलब चींटी दे देगा, नींबू दे देगा, सिरका दे देगा, और फोटोग्राफी दे देगा, इधर अम्ल के नाम दे देंगे, तो हम लोगों को बताना है। तो अभी के लिए हम लोगों को यही ध्यान देना है कि फोटोग्राफी में मतलब कौन अम्ल पाए जाते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और चींटी में फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा वगैरह में, और एसिटिक सिरका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन से मित्रों हमारा 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का मतलब है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी है, कि इन्वायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी है, कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ईपीए का मतलब होता है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है, ईपीए का मतलब होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये यूएसए की एजेंसी है, कहाँ की, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एजेंसी है। चूंकि ये क्या होती है, पर्यावरण के लिए, किसके लिए, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। और विश्व स्तर पर भी ये लोग कई बार मानव, पर्यावरण और मतलब स्वास्थ्य के लिए कार्य करते देखे जाते हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहती है। तो हम लोग को ध्यान देना है, ईपीए मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, कहाँ की है, अमेरिका की है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कार्य करती है, इसलिए काफ़ी चर्चा में। पर्यावरण का जमाना है मित्रों। चलिए, हम पर्यावरण से काफ़ी क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को ध्यान दिए रहना है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या। हम लोगों को ध्यान देना, चूंकि शब्द पकड़ के चलना, परीक्षाएं काफी घुमा देती हैं, तो सामाजिक उद्देश्य पूछ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्यवसाय का अगर आर्थिक उद्योग हो जाए तो केवल लाभ होता है, व्यवसाय का मतलब केवल लाभ इसका उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर टर्म दे दिया है कि सामाजिक, सामाजिक उद्देश्य क्या है, हम लोग को ध्यान देना, नवाचार है कि रोजगार सृजन है कि व्यवसायिक सामान्य है कि जोखिम प्रबंधन है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो व्यवसाय का सामाजिक है, क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, रोजगार सृजन है, क्या है, सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन है, और आर्थिक उद्देश्य लाभ कमाना है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों कि आर्थर डंकन, क्या है, आर्थर डंकल का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो आर्थर डंकल हैं, इनका नाम आईएमएफ से है कि गेट से है कि ओसीजीसी से है कि एग्जिम बैंक से है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि आर्थर डंकल जो है, इनका नाम किससे संबंधित, गैट से, किससे संबंधित है, गैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गैट मतलब लिखा जाता है आपका ये इस प्रकार से। ये क्या है, जो हमारा WTO वर्ड इस समय नाम लिए है, WTO जिससे बना है, वो पहले गेट था। इसका मतलब होता है, जी का मतलब होता है जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रॉफी, क्या होता है, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, क्या है, ट्रेड एंड टैरिफ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये क्या है मित्रों, गेट का मतलब होता है GATT, तो मतलब जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें क्या होता है, विश्व स्तर पर पहले व्यापार देखता था, अब इसके स्थान पर WTO हो गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, आर्थर डंकन इससे किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि जो हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखते हैं, जो उरुग्वे क्या है, उरुग्वे
उरुग्वे जो देश है उसमें क्या हुआ था कि इससे संबंधित एक मीटिंग हुई थी। तो जो एक प्रारूप तैयार किया था मीटिंग का 1991 में, खास करके अंतिम दौर का जो प्रारूप तैयार किया गया था, तो उसके महानिर्देशक थे आर्थर डंकन। क्या थे? आर्थर डंकन उसके महानिर्देशक थे। और इन्हीं के नाम पर आर्थर डंकल से संबंधित घोषणा दे दी गई कि आर्थर डंकल क्या है, तो इन्हीं के नाम पर आर्थर डंकल घोषणा पत्र, उरुग्वे का नाम जो उरुग्वे दिया जाता है, उरुग्वे दौर, उसका नाम क्या है? आर्थर डंकल प्रारूप भी नाम होता है उसका, आर्थर डंकल प्रारूप करके नाम भी आता है कि आर्थर डंकल प्रारूप किससे संबंधित है। तो हम लोगों को ध्यान देना है ये गैट से संबंधित है। और उरुग्वे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। मतलब इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें क्या था कि आवर फ्यूचर आवर कंट्री, कि आवर फ्यूचर आवर सेंसस, कि पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, की आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें था आवर सेंसस और आवर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नई जनगणना हुई नहीं है, अभी 11वीं जनगणना ही चल रही है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इसको देखे हुए रहना है। 2024-25 तक के लिए जनगणना टाल दी गई, हम लोगों को ये भी ध्यान देना है 2024-25 तक के लिए क्या की गई है, जनगणना को टाल दिया गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, जो आपकी 2011 की जनगणना थी, ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं, चूंकि 15वीं जनगणना थी, चूंकि नई जनगणना हुई नहीं है, तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है। मित्रों हम लोग एक एक क्वेश्चन पे 4-4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्टडी चल रही है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत तरक्की होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो भारतीय पेटेंट कानून, जैसा कि हम लोग जानते हैं पेटेंट किसी चीज़ पर एकाधिकार प्राप्त करना होता है, उसकी मान्यता ले लेना कि उस पर आप खुद अपने आप से क्या बना सकते हैं, उससे संबंधित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, उसका नियम बना सकते हैं, मतलब उस पर आपका एकाधिकार हो गया, एक हिसाब से मान्यता है। तो भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ था। ये हम लोगों को 1957 से ही बात चल रही थी, लेकिन अंतोगत्वा लागू कब हुआ हम लोग को ध्यान देना है, 1972 में, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों, जीएस के 10 क्वेश्चन में से। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें क्या है कि एक संख्या अपनी 20% से 20 अधिक है, संख्या है, ये आया हुआ है क्वेश्चन मित्रों, समीक्षा अधिकारी में हम लोग जानते हैं, सामान्य गणित भी पूछी जाती है। तो एक संख्या अपनी 20% से 20 अधिक है, तो वह संख्या है, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं मित्रों। जैसे कि मान लीजिए वह संख्या कितना है, x है, कोई भी मान लीजिए वह संख्या x है, कह रहा है कोई संख्या अपने 20% से, तो इसका मान लीजिए हम 20% निकाल लेते, 20% से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो ये x के बराबर हो जाए। कोई संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 1 सेकंड x, 5x प्लस 20 इक्वल टू x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 20 को उधर कर लेंगे, x को इधर कर सकते हैं मित्रों, तो ये हो जाएगा आपका x बटा 5 माइनस x बराबर 20। अब आपको इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, इधर हो जाएगा x माइनस 5x बराबर 20, ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, मतलब 4x बराबर, ये 5 इधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये वाला तो 20 पंचे 100 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर जो x है तब 4 और x के बीच में खाली स्थान है, तो हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा 4x बराबर मान लीजिए 100 हो गया है, तो x बराबर हो जाएगा 100 बटा 4, तो 4 एकन्ने 4 और 25 चौका 100, तो कहने का मतलब x बराबर 25 आएगा। क्या आपका आएगा 25, ये हमारा सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है, ऑप्शन के माध्यम से भी हम लोग लगा सकते थे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अब हम लोग अपने हिंदी पर आगे, जीएस का हमारा 10 क्वेश्चन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इसमें 16 क्वेश्चन करना था, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन जीएस के होंगे और प्लस 6 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। तो हम लोगों को अपने परीक्षा के हिसाब से देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 है गगनचुंबी, कह रहा है कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है। क्या है? शुद्ध विलोम, बिल्कुल शुद्ध विलोम क्या है? विलोम हम लोगों को ध्यान देना है, भूतल है कि धराशायी है कि
भूमि सात है कि तल स्पर्शी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गगन चुम्बी का मतलब वो गगन को चूमने वाली, गगन को छूने वाली, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका विलोम पूछ रहा, विलोम मतलब उल्टा, तो गगन को छूने वाली, तो इसका हो जाएगा तल स्पर्शी, मतलब तल को स्पर्श करने वाली, सतह को स्पर्श करने वाली। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हम लोगों को देखना है। तो देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, और अगला है कि देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अगला है कि देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार मतलब गुंजराते हैं। अगला है देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, इसमें हमारा सही हो जाएगा कि ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, कि फूलों के ऊपर क्या हो गए? भंवरे गुंजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुंजार। भिनभिनाना जो शब्द है, भिनभिनाना जो है ये मधुमक्खियों और मक्खियों के लिए यूज किया जाता है, भंवरों के लिए नहीं यूज किया जाता है। भंवरे गुंजार करते हैं। और जैसे सी ऑप्शन है, तो देखो फूलों के ऊपर, फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, राज्य द्वारा निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री और मेंस दोनों समीक्षा अधिकारी में पूछा हुआ है, और पीसीएस में भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो राज्य के द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अधिनियम है कि अध्यादेश है कि अधियाचना है कि अधिसूचना है? अब इसमें चूंकि आदेश कह रहा है, क्या कह रहा है? आदेश, हम लोग को ध्यान देना है। तो इसी से हमारा मिल जाएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अध्यादेश होता है। क्या होता है? अध्यादेश होता है। अधिनियम हम लोग जानते हैं कानून बनाया जाता है, तो वो अधिनियम बनता है। और अधियाचन मतलब याचना के लिए जो होता है, और अधिसूचना जब सरकारी पद पर कोई सूचना जारी की जाती है तो उसको अधिसूचना कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये आपको प्री मेंस दोनों मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें से समीक्षा के लिए वरदान है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, हम लोगों को ध्यान देना है कि अनिहित है तत्सम, कि बिनती मतलब बिनती है, क्या है? विनती है कि डाकनी है कि अटारी है? तो तत्सम पूछ रहा मित्रों, क्या पूछ रहा? तत्सम, तद्भव, तत्सम हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? डाकिनी। क्या हो जाएगा? डाकिनी तत्सम। और इसका तद्भव क्या होता है? डायन। क्या होता है इसका तद्भव? डायन होता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग है कि आग्नेय है कि आगिन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम लोग को ध्यान देना है, हमारा विशेषण हो जाएगा आग्नेय। क्या है? आग्नेय, इसका मूल शब्द आग है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे 16 का, और हिंदी का भी लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन का। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है मित्रों कि बगीचा क्या है? बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? हम लोगों को ध्यान देना है। निर्जन है कि व्यंजन है कि आराम है कि कल्पसाल है? तो बगीचा का जो है मित्रों, बगीचा, बाग, मतलब पर्यायवाची शब्द है आराम। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसको हम लोग उपवन कहते हैं, बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द आराम है। ये इससे शब्द से कहीं मिलता जुलता नहीं, इसलिए हम लोगों को याद करना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आराम बगीचे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और निश्चित ही अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए मित्रों। जय हिंद।